हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। 500 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू का प्रैक्टिस मैं आप सभी को इस सीरीज में करा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी को आना ही चाहिए, चाहे वो बहुत पहले से तैयारी करते रहे हों या फिर अभी अभी शुरू किया एकदम फ्रेशर है। उन सभी के लिए 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हो जाएंगे। तो इससे पहले कि हम 15 वीडियोज़ कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक 215 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का एनालिसिस देखा है और साथ ही साथ मैं आप सभी का रिवीजन भी करा रहा हूं। तो ये हमारा वीडियो क्रमांक 16 है, जिसमें हम 216 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी एबीसीडी का ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ये 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप सभी के लिए करा दूंगा, एनालिसिस करा दूंगा, तो इसका पीडीएफ जो है हमारे चैनल में आप सभी के लिए डाल दूंगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि सीजीपीएससी हो या फिर सीजीव्यापम द्वारा आयोजित हो, तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 216 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 216 यहाँ पे है। आप सभी को ये करना है कि वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश करना है कि आपका सही बन रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए 216 नंबर का प्रश्न है कि भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, भिलाई इस्पात प्लांट, जिसको बीएसपी भी शॉर्ट में कहते हैं, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। इसकी स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1959 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके लिए लौह अयस्क की आपूर्ति रावघाट कांकेर से की जाती है और यह एनटीपीसी के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है, आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये एनटीपीसी के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, इस चीज को याद रखना है। ये किसके अधीन, तो एनटीपीसी की जगह अगर ये सेल होता, SAIL, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता। तो यह एक सेल के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, आप सभी को याद रखना है। सेल का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारा जो ये बीएसपी है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, वो किसके अधीन आता है, सेल के अधीन आता है। हाँ, और इसकी स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से हुआ था, बिल्कुल सही आंसर है। और 1959 में इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि जो बीएसपी है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, उसके लिए लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो रावघाट कांकेर से इसका होता है। तो इससे पहले कहाँ से होता था, तो बालोद में एक जगह है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले कहाँ से होता था, तो बालोद में एक जगह है जिसका नाम है दल्ली राजरा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, आप नोट करके रखिएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, दल्ली राजरा से इसकी आपूर्ति जो है पहले होता था, जो कि बालोद में स्थित है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना सी। ये सभी डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी याद रखिएगा कि सेल के जो अभी प्रेसिडेंट कौन है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार से। ठीक है, तो सेल के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है, उनका नाम है अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं ना कि एक बार पूछा जा चुका है या फिर पूछे जाने की संभावना है कि ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसके लिए मैंगनीज की आपूर्ति कहाँ से होती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंगनीज की आपूर्ति जो है बालाघाट, ठीक है, मलाज खंड, आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश के अंदर आएगा, मलाज खंड बालाघाट, ठीक है, जो कि MP में पड़ता है। यहाँ से किसकी आपूर्ति होती है, तो मैंगनीज की आपूर्ति होती है। इसके बाद आप सभी को यह भी याद रखना है कि क्योंकि रूस ने ही भारत का सहयोग किया था इसका बीएसपी के निर्माण में के लिए, तो रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के स्वरूप मैत्री बाग की स्थापना किया गया था भिलाई के अंदर। इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217 की ओर। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ये सेल जो है एनटीपीसी के अधीन नहीं, बीएसपी जो है एनटीपीसी के अधीन नहीं, सेल के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217। 217 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि निम्न में से सत्य विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, ये तीनों कथनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चारों विकल्प में से सत्य विकल्प का चयन करना है। एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है। दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। और तीसरा है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है। बताइए कि कौन कौन सा कथन सही है।
ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा से यहाँ पे आपका रिवीजन हो पाएगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा। पहली बात तो ये तीनों का तीनों कथन बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। देखिए याद रखिएगा कि एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ पड़ेगा आपको? ये खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, केसीजी के अंदर खैरागढ़ में स्थित है। ठीक है, खैरागढ़ के अंदर ये स्थित है। इसका स्थापना ये भी याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए, इसका स्थापना 14 अक्टूबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1956 को जो खैरागढ़ के राजा थे जिनका नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह, उनके द्वारा इसको स्थापना की गई थी। अपनी पुत्री के नाम पर इसका नाम इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय उन्होंने रखा था। ठीक है, याद रखिएगा। और कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय भी यही है। अगर पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको यही इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को ही आपको टिक करना है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा अलग है, यहाँ पे इंदिरा अलग है, दोनों याद रखिएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना याद रखिएगा, ये रायपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? तो ये आपको रायपुर में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 20 जनवरी, ठीक है, इसका स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुआ था। ठीक है, 20 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। तीसरा है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ये कथन भी बिल्कुल सही है और ये भी रायपुर के अंदर ही स्थित है। इसकी स्थापना भी याद रख लीजिए कि 1 मई, ठीक है, 1 मई 1964 को, ये बहुत पुराना है, 1 मई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। और जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था और ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय है। तो ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 218 की ओर। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 218 नंबर का प्रश्न है कि जनजातियों से संबंधित पुस्तक द मुड़िया एंड देयर घोटुल ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो जनजातियों से संबंधित पुस्तक और लेखक से कई बार से एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, द मुड़िया एंड देयर घोटुल ये किसके द्वारा लिखा गया? दयाशंकर नाग, श्यामचरण दुबे, वेरियर एल्विन या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, किसके द्वारा लिखित ये पुस्तक है? आप सभी को बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है कि वेरियर एल्विन के द्वारा द मुड़िया एंड देयर घोटुल जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। इन्होंने जो वेरियर एल्विन है, इन्होंने कई सारी पुस्तक इसके अलावा और भी लिखा जनजातियों से संबंधित। जैसे एक का नाम है द गौर, जो गौर जनजाति है उसके ऊपर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखा है द गौर के नाम से। इसके बाद द अगरिया जनजाति के नाम के ऊपर भी द अगरिया इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, द अगरिया। ठीक है, और द बैगा भी लिखा है इन्होंने, बैगा के ऊपर, बैगा जनजाति के ऊपर भी द बैगा जनजाति के नाम पे एक पुस्तक इन्होंने लिखा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो दयाशंकर नाग है, ठीक है, दयाशंकर नाग जी ने बैगाओं के ऊपर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द ट्राइबल इकोनॉमी। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एक बार आप सभी को याद जरूर रखना है, द ट्राइबल इकोनॉमी। ठीक है, द ट्राइबल इकोनॉमी ये किसके ऊपर आधारित है, किस जनजाति के ऊपर आधारित है? तो बैगा जनजाति के ऊपर आधारित एक पुस्तक है, याद रखिएगा। श्यामचरण दुबे के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द कमार जनजातियों के ऊपर लिखित ये पुस्तक श्यामचरण दुबे के। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी पुस्तक लिखा है जिसका नाम याद रखिएगा द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर, ये भी एक अच्छा है। ठीक है, द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर। ये जितना भी पुस्तकों का मैंने नाम यहाँ पे बताया है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये सबको जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 219वां की ओर। 219 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। ये ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो है पूरी की पूरा ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये जनजातीय जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, उससे संबंधित क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तैयार करेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी मैं 500 MCQ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये मैंने खुद से तैयार किया हूँ, सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए सेम टू सेम क्वेश्चन है और मुझे जो अच्छा लगा उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है और उसको एक्सप्लेन अच्छे से किया है। बट बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने खुद से तैयार किया है ताकि आपके लिए
रिवीजन अच्छे से मैं करा सकूं। ठीक है, तो प्रश्न है कि असुमेलित विकल्प का चयन करना है। लेफ्ट में आपको लोकगीतों का नाम लिखा है, राइट साइड में उससे संबंधित जो गीतकार हैं उनका नाम लिखा हुआ, बताना है कि कौन सा विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो पंथी गीत, तो पंथी गीत से संबंधित जो स्वर्गीय देवदास बंजारे जो है संबंध रखते हैं, इसलिए जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ददरिया से संबंधित जो है जगन्नाथ कुमार हैं, तो ये भी सही है कि नहीं आप सभी को ये बताना है। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ही असुमेलित है, क्योंकि ददरिया से संबंधित जगन्नाथ कुमार नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये जगन्नाथ कुमार जो है किस गीत से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जगन्नाथ कुमार जो है ढोला मारू। ठीक है, ढोला मारू। ठीक है, ये जो ढोला मारू गीत है इससे संबंध रखते हैं, ये इसके गीतकार हैं। इसके कलाकार कौन है? जगन्नाथ कुमार। जो हमारे सूरजबाई खांडे हैं ना, वो भी इस गीत के कलाकार में से एक है, याद रखिएगा सूरजबाई खांडे, सूरजबाई खांडे। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा। ढोला मारू से संबंधित जगन्नाथ कुमार भी हैं और सूरजबाई खांडे भी हैं, ढोला मारू से संबंध रखते हैं। इसके बाद भरथरी के लिए तो याद रखिएगा सूरजबाई खांडे भरथरी के तो है ही, आप सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, भरथरी के लिए सूरजबाई खांडे। एक चीज़ याद रखिएगा, भरथरी में एक चीज़ ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि भरथरी के लिए वाद्य यंत्र कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, भरथरी के लिए वाद्य यंत्र जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका, इकतारा और सारंगी। ठीक है, इकतारा और सारंगी, ये दोनों वाद्य यंत्र जो है किससे संबंध रखते हैं? ये भरथरी गीत में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। और सूरजबाई खांडे जो है भरथरी गीत के कलाकार हैं, गायक है, याद रखिएगा। चंदैनी गायन के लिए चिंतादास का नाम याद रखिएगा। ये चिंतादास जो है चंदैनी गायन के कलाकार हैं। चंदैनी गायन में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो टिमकी और टिमकी के साथ साथ ढोलक, इन दोनों वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, तो आप देखिए ददरिया के लिए भी कुछ जान लीजिए कि ददरिया गीत जो कि एक प्रणय गीत है, याद रखिएगा। मैं ददरिया के बारे में कुछ बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि ददरिया एक प्रणय गीत है, प्रेम का गीत है, या फिर कह लीजिए एक श्रृंगार रस का गीत है। ठीक है, श्रृंगार रस का गीत है। और एक्चुअली में क्या है ना कि इसके कुछ गायकों के नाम याद रखिएगा। इसके प्रमुख गीतकार में एक नाम याद रखिएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया, ये ददरिया के प्रमुख में से एक हैं। दिलीप सारंगी का नाम भी आपने सुना होगा, दिलीप सारंगी। ठीक है, दिलीप सारंगी किससे? तो ददरिया के गीतकार हैं। केदार यादव का भी नाम आपने सुना होगा। ये सभी नाम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है। शेख हुसैन का भी नाम याद रखिएगा, वो भी ददरिया से संबंध रखते हैं। तो ये सभी प्रश्न इस तरह से आपके लिए कई बार से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 220वां। 220 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि लोक नृत्य राउत नाचा के बारे में असत्य कथन क्या है, आप सभी को बताना है। ठीक है, यह दीपावली उत्सव के समय भगवान श्री कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मातर त्योहार और सुहई बांधना इसके प्रमुख रस्म है। राउत नाचा, अच्छा महिला और पुरुष, यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आप लिख लेना महिला। ठीक है, राउत नाचा जो है महिला और पुरुष दोनों कलाकारों के द्वारा किया जाता है। चौथा विकल्प है राउत नाचा महोत्सव का प्रारंभ 1978 से प्रतिवर्ष बिलासपुर में आयोजित किया जाता है। इसमें से कौन सा जो है असत्य है, आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि ये जो राउत नाचा नृत्य है ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, याद रखना है, ये जो है केवल और केवल पुरुषों के द्वारा ही पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पे यही जो विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यही गलत था। अब यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये जो राउत नाचा नृत्य है ये राउत जनजातियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राउत जाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, दिवाली के अवसर पे किया जाता है। और इसमें जो प्रमुख एक वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा गढ़वा बाजा, आपने नाम सुना होगा, गढ़वा बाजा नामक एक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा मातर त्योहार और सुहई बांधना जो है इसके प्रमुख रस्म में से एक होता है। जो सुहई बांधना का मतलब क्या होता है कि ये पलाश और मोर पंख से बनी हुई एक रस्सी नुमा संरचना होती है जिसे जानवरों के गले में बांधा जाता है इस राउत नाचा महोत्सव के समय। हाँ, याद रखिएगा कि राउत नाचा महोत्सव जो है ये 1978 से शुरू किया गया था और बिलासपुर में प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। बिलासपुर में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान जो है ना, लाल बहादुर
शास्त्री स्कूल मैदान, ठीक है, उसी में इसका प्रतिवर्ष जो है बिलासपुर के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है, बिलासपुर में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया गया था 1978 से। ये देखिए 2024 में जब इसका आयोजन हुआ था तो 2024 में 47वें क्रम का ये राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये राउत नाचा महोत्सव जो है ये किस अवसर पे कब किया जाता है? तो कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह के अंदर जो देव उठौनी एकादशी जो होता है उसी के दिन उसी समय किया जाता है, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 221। 221 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी आभूषण खिनवा, लुरकी, तितरी, खोटीला शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो आभूषण से संबंधित एक प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को जनरली मिलता है, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करके रखिएगा। अब बताइए कि खिनवा, लुरकी, तितरी और खोटीला शरीर के किस अंग में पहना जाता है, आप सभी को बताना, ठीक है। इसका आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये सभी के सभी आभूषण जो है कान में पहने जाते हैं, ठीक है। खिनवा हो गया, लुरकी हो गया, तितरी हो गया, खोटीला हो गया, लवंग भी एक कान में पहना जाता है, याद रखिएगा लवंग, ये लवंग भी कहाँ, कान के अंदर ही पहना जाता है और ये सभी कान में भी पहने जाते हैं। यहाँ पे लवंग, लेकिन नाक में एक आ जाता है लवंग फूल, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है और एग्जाम में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, याद रखिएगा। लवंग फूल बोलेगा तो कहाँ, नाक के अंदर पहना जाता है, लेकिन लवंग केवल बोलेगा तो कान के अंदर पहना जाता है। गला में जाएंगे तो गले में भी कई सारे आभूषण हो, जैसे सूतिया का नाम आपने सुना होगा, सूतिया, सूता भी कहते हैं, सूतिया हो गया, या सूता हो गया, या कई बार से सुर्रा भी बोला जाता है, ये जो गले में पहना जाता है। इसके बाद हंसली, हंसली हो गया, पुतरी हो गया, ये सभी के सभी कुछ ऐसे आभूषण हैं जो गले में पहना जाता है। मोहर भी इसी में पहना जाता है, गले के अंदर ही मोहर, ठीक है। कलाई में पहनने वाले कुछ आभूषणों के नाम भी मैं बता देता हूँ, जैसे एक होता है ऐठी, ठीक है, कहाँ ऐठी, कहाँ कलाई में पहना जाता है। चूड़ी तो जानते ही आप, कंकनी, कंकनी, इसके बाद पटली, सॉरी पटला, पटला, ये सभी के सभी कलाई के अंदर पहने जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा कि खिनवा, खिनवा तो मैं बता ही दिया कि खिनवा जो है, सॉरी, ये खिनवा नामक जो आभूषण है ये कान में पहने जाते हैं, ठीक है, कान में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो खिनवा है, ये खिनवा नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है, आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 222 की ओर, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 222 है, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए प्रश्न है 222 नंबर का कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तीनों पद्म पुरस्कार का मतलब क्या होता है? एक होता है पद्मश्री, ठीक है, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म विभूषण। ये तीनों पद्म पुरस्कार हैं। ये तीनों पद्म पुरस्कारों से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को सम्मानित किया जा चुका है? तीनों से आप सभी को बताना है। एक बहुत अच्छा एक स्टैटिक जीके जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। बताइए किसको तीनों मिला है? हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, श्रीमती तीजनबाई या फिर पंडित मुकुटधर पांडे। देखिए पंडित मुकुटधर पांडे जी जो हैं इनको तो पद्मश्री मिला था, ठीक है, इनको पद्मश्री मिला था कब? तो 1976 में इनको मिला है। और ये जो पंडित मुकुटधर पांडे हैं ये प्रथम, छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता है, ठीक है, प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। कौन है? पंडित मुकुटधर पांडे। जो हबीब तनवीर हैं इनको भी मिल चुका है, 2002 में इनको मिला था, ठीक है, 2002 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मैं बस भूषण लिख दूंगा तो समझ जाना, पद्म भूषण से इसको सम्मानित किया गया था। सत्यदेव दुबे जो हैं इनको भी पद्म भूषण से ही सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया था? तो 2011 में इनको सम्मानित किया गया था। श्रीमती तीजनबाई ही मात्र एक ऐसे छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व हैं जिनको तीनों पद्मा पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिल चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं तीजनबाई के लिए मैं बता दूं कि कब किस वर्ष में इनको मिला है, ठीक है, एक बार याद रखिएगा। जो श्रीमती तीजनबाई जी हैं इनको पद्मश्री कब मिला था? याद रखिएगा, श्रीमती तीजनबाई को पद्मश्री 2019 में मिला था, ठीक है, सॉरी पद्म विभूषण, पद्मश्री की बात कर रहा हूँ, तो पद्मश्री इनको मिला है 1987 में मिला था, ठीक है, 1987 में इनको पद्मश्री मिला था। इसके बाद पद्म भूषण
पद्म भूषण, तीजन बाई जी को पद्म भूषण कब मिला था? तो 2003 में, 2003 में। और पद्म विभूषण कब इनको मिला है? तो याद रखिएगा 2019 के अंदर। तो ये इसी ऑर्डर में देखिए, सबसे इन तीनों में भी अगर क्रम पूछ ले तो सबसे निचले क्रम का पद्मश्री होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है और तीसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण। तो इसी ऑर्डर में मिला था। और तीजन बाई को प्रत्येक 16 वर्षों के गैप में मिला है। जैसे कि देखना, याद रखिएगा 1987 में 16 अगर आप जोड़ेंगे तो 2003 आता है जो कि पद्म भूषण हो जाता है, और 2003 में 16 आप जोड़ेंगे तो 2019 हो जाता है जो कि पद्म विभूषण उनको मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 223 की ओर। 223 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये भी एक शानदार प्रश्न जो है यहाँ से एग्जाम में बनता है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं CMDC। ठीक है, क्या बोलते हैं? CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी आप सभी को बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 जून 2001 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका अगर हेड क्वार्टर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो रायपुर के अंदर स्थित है। खनिजों का दोहन करके विकास को बढ़ावा करना इसका मुख्य उद्देश्य है कि खनिजों का उपयोग करके विकास किया जाए। और हाँ, ये जो इसका मुख्य कार्य ये होता है कि खनिज आधारित जितने भी उद्योग हैं उसकी स्थापना में मध्यस्थता स्थापित कर सके, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 परियोजनाएं चलती है। जैसे एक होता है टीन का परियोजना, इसके बाद कोरंडम, टीन के बाद कोरंडम परियोजना, इसके बाद बॉक्साइट परियोजना, इसके बाद कोल परियोजना, 4 हो गया, और 5वां हो जाता है लौह अयस्क परियोजना। 5 तरह के परियोजनाओं को इसके अंतर्गत जो है चलाया जाता है। ठीक है, ये 5 जो योजनाएं हैं इसके अंतर्गत संचालित है। याद रखिएगा 7 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। कई बार से NMDC के बारे में भी पूछता है। ठीक है, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो है भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी में से एक है, याद रखिएगा। और ये जो NMDC है इसके द्वारा 1968 से जैसे किरंदुल आपने सुना होगा, बैलाडीला के पास दंतेवाड़ा में एक किरंदुल नामक एक इकाई है जहां से इसके द्वारा खनन का कार्य जो है प्रारंभ हो गया था। ठीक है, लौह अयस्क का खनन किरंदुल कहाँ पड़ेगा? जो दंतेवाड़ा जिला है वहाँ पे। ठीक है, 1968 से उत्खनन प्रारंभ हो गया था। NMDC का अगर हेड क्वार्टर पूछेगा तो हेड क्वार्टर इसका हैदराबाद में है। ठीक है, NMDC का हेड क्वार्टर कहाँ? हैदराबाद में है। लेकिन अगर उप मुख्यालय पूछेगा तो वो दंतेवाड़ा के अंदर स्थित है। ACCL आपने सुना होगा, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, SECL। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका स्थापना 1985 में हुआ था। लेकिन इसका उत्पादन कब से शुरू हुआ था? तो 1987 से इसका उत्पादन जो है शुरू हो गया था। इसका ACCL का हेड क्वार्टर अगर पूछे कहाँ है तो बिलासपुर के अंदर है। ठीक है, लेकिन अगर उप मुख्यालय पूछ ले तो उप मुख्यालय में आप लोग को याद रखना विश्रामपुर, जो कि सूरजपुर जिले में है, ये इसका उप मुख्यालय है। और यह एक जो ACCL है एक मिनी रत्न कंपनी है, याद रखिएगा। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 224 में। 224 नंबर का प्रश्न आपके लिए स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि राजिम में स्थित राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगतपाल ने, विलास तुंग ने, स्कंद वर्मन ने या फिर रानी वास्ता ने? किसके द्वारा राजिम में स्थित राजीव लोचन मंदिर का स्थापना कराया गया था? बताइए। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलास तुंग। ठीक है, नलवंशीय एक शासक हैं। ठीक है, थे जिनका नाम है विलास तुंग, और विलास तुंग के द्वारा ही राजीव लोचन मंदिर का स्थापना किया गया था। ठीक है, विलास तुंग जो है इन्हीं के द्वारा कराया गया था। राजीव कहाँ है? तो राजिम के अंदर ही है। एक्चुअली में कब? तो 7वीं 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं 8वीं सदी में ही राजीव लोचन मंदिर का स्थापना कहाँ हुआ था? राजिम के अंदर। और ये विलास तुंग जो है ना, ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। तो इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का स्थापना, ये राजीव लोचन मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित एक मंदिर है जो कि राजिम में स्थित है। याद रखिएगा। ये किस शैली में बना हुआ है ये भी पूछा जाता है। ये जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, पंचायतन शैली में निर्मित है। एक चीज ये भी आप पूछा जाता है ना कि जो राजीव लोचन मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? तो ये जीर्णोद्धार अगर बोल दे
राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो जगत पाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे कलचुरी वंशीय शासक, उन्हीं के सेनापति हैं जगत पाल, और ये जगत पाल ने ही राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। रानी वाष्टा के द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया था, आप वो भी याद रख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा सिरपुर में एक मंदिर है, ठीक है, सिरपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है उसका? लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर में स्थित एक लक्ष्मण मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? रानी वाष्टा ने करवाया था। किसके काल में? तो इनका पुत्र थे जिनका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, और इन्हीं के समय में जो इनकी माता है रानी वाष्टा, उन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। और ये लक्ष्मण मंदिर भी जो है ये भी भगवान विष्णु को ही समर्पित एक मंदिर है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है, याद रखिएगा। और ये लाल ईंटों से बना हुआ एक मंदिर है। ठीक है, ये जो मंदिर है लाल ईंटों से बना एक मंदिर है जो कि नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, किस शैली में? नागर शैली में निर्मित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, अच्छा, अगर ये भी पूछ लेगा ना कि जो लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में, इसका प्रशस्ति रचना किसने किया था? इसका प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो एक कवि ईशान का नाम आप लोग याद रखिएगा, कवि ईशान, इन्होंने ही इसकी प्रशस्ति रचना की है। तो इतना एटलीस्ट आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 225। 225 नंबर का प्रश्न है कि कलचुरी वंशीय शासक रतन देव प्रथम के बारे में कौन सा विकल्प जो है असत्य विकल्प का चयन करना है आप सभी को। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर नामक नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही कथन है। तुम्बाड़ से शासन करने वाले ये प्रथम कलचुरी शासक थे, नहीं, ये वाला विकल्प ही गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर की स्थापना किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद 1050 में सोमवंशीय शासक उद्योत केसरी, जिसका नाम भवगुप्त चतुर्थ है, को पराजित करके सिरपुर को कलचुरी साम्राज्य में मिला था, ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक्चुअली में क्या थे, तुम्बाड़ से शासन करने वाले ये प्रथम कलचुरी शासक नहीं, बल्कि ये अंतिम कलचुरी शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम कलचुरी शासक थे। देखिए, रतनपुर में राजधानी जाने से पहले जो राजधानी था तो कलचुरी वंश का, वो कहाँ था? तुम्बाड़ था। ये तुम्बाड़ राजधानी से 3 शासकों ने शासन किया था, मैं नाम बता देता हूँ एक बार। एक थे कलिंगराज, ठीक है, कलिंगराज, जो कि सबसे पहले इन्होंने तुम्बाड़ से राजधानी से इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आता है कमलराज की बारी, कलिंगराज के बाद कमलराज, और इसके बाद आते हैं रतनदेव। ठीक है, रत्नदेव प्रथम, जिनके बारे में क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो ये जो थे प्रथम नहीं बल्कि अंतिम ऐसे शासक थे कलचुरी वंश के जिन्होंने तुम्बाड़ से शासन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया, पहले तो तुम्बाड़ से शासन किया अंतिम रूप से, इसके बाद जब रतनपुर का स्थापना इन्होंने 1050 में करवाया तो अपनी राजधानी को रतनदेव प्रथम कहाँ ले आए? रतनपुर में अपनी राजधानी को ले आया था। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर की भी स्थापना इन्होंने कराया था। तो ये पूरा डिटेलिंग जो मैंने बताया है जब सभी को याद रखना है। इन्होंने एक लाफागढ़ में, जो रतनदेव प्रथम है, लाफागढ़ के अंदर महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 225 की ओर। 225वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, आप इसको पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश। 225वां तो हमने कर लिया। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में किस मराठा शासक को परगना पद्धति के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है? बताइए, किसको सूत्रधार के रूप में जाना जाता है परगना पद्धति के? वेंकोजी भोसले, चिमनाजी भोसले, बिंबाजी भोसले या फिर परसोजी भोसले? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बिंबाजी भोसले हैं इन्हें ही परगना पद्धति के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। अच्छा, परगना पद्धति का अगर जन्मदाता पूछेगा तो इसका आंसर बिंबाजी भोसले नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आपसे जन्मदाता पूछेगा परगना पद्धति का तो आपको नाम याद रखना है विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर जो है परगना पद्धति के जन्मदाता है। लेकिन सूत्रधार कौन है? तो सूत्रधार हो जाएंगे बिंबाजी भोसले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो बिंबाजी भोसले थे, इनका शासनकाल याद रखिएगा 1758 से लेके 1787 तक चलता है। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे, प्रथम मराठा
शासक थे, जो प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने शासन किया था छत्तीसगढ़ के अंदर। राजधानी कहाँ बनाया था, तो इनका राजधानी रतनपुर में था। जो मराठाओं का जो प्रथम राजधानी था वो कहाँ था, रतनपुर के अंदर ही स्थित था। जो बिंबाजी भोसले हैं, इन्होंने रतनपुर के अंदर ही राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था। ये एग्जाम में कई बार से क्वेश्चन पूछा गया कि राम टेकरी मंदिर जो रतनपुर के अंदर है उसका निर्माण किस मराठा शासक के द्वारा कराया गया था, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। वेंकोजी भोसले के बारे में आपको क्या याद रखना पता है कि इन्होंने सूबा शासन का शुरुआत किया था। ठीक है, सूबेदारी व्यवस्था किसके, सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने, वेंकोजी भोसले ने किया था। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर आपसे सूबेदारी व्यवस्था पूछते तो उसके जो स्थापना करने वाले थे, शुरुआत करने वाले थे, वेंकोजी भोसले थे। लेकिन परगना पद्धति का अगर पूछेगा सूत्रधार तो बिंबाजी भोसले मारिएगा। ठीक है, सूबेदारी व्यवस्था वेंकोजी भोसले। अच्छा, क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ एक तो, आप कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम, ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे। ठीक है, प्रथम जो सूबेदार थे उनका नाम क्या था, कमेंट करके बताइएगा। प्रथम सूबेदार का नाम क्या था, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 227 की ओर। 227 नंबर का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये है, आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। 227 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में अगर CGGK की तैयारी करना है तो सबसे पहले आप लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करिएगा। ठीक है, हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो CG का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको पहले तैयार करिएगा, वहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका कौन सी थी, आप लोगों को बताना। हिंद केसरी, गीता रहस्य, कर्मवीर या फिर छत्तीसगढ़ मित्र, बताइए कौन सी थी, आप सभी को बताना है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ मित्र। ये जो थी छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका थी, आप सभी को याद रखना है, जिनका जो है प्रकाशन 1900 से लेके 1902 के बीच में 3 वर्षों तक ही चला था। अच्छा, यहाँ से आप ये जान लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका थी मासिक, इसका उद्देश्य क्या था, तो बौद्धिक, साहित्यिक और जन जागरूकता हेतु इसका जो है प्रकाशन किया गया था। अच्छा, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था भाई, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसके प्रकाशक कौन थे। ठीक है, तो प्रकाशक पूछ लीजिए या फिर संपादक। ठीक है, संपादक सही रहेगा। ठीक है, संपादक बिल्कुल सही शब्द रहेगा। इसके संपादक कौन थे, तो नाम याद रखना आपको, माधव राव सप्रे। ठीक है, माधव राव सप्रे, इनके द्वारा ही सन 1900 में, ईयर कब, तो सन 1900 में इसका संपादन किया गया था। इनके सहयोगी के रूप में आप याद रखिएगा, इनके सहयोगी के रूप में, क्योंकि उनके साथ ही इन्होंने किया था, सहयोगी के रूप में याद रखिएगा राम राव चिंचोलकर, राम राव चिंचोलकर। अच्छा, एक तो प्रोप्राइटर से भी कई बार से पूछा जाता है कि ये जो प्रोप्राइटर कौन था, तो प्रोप्राइटर जो थे हमारे वामन बलिराम लाखे, वामन राव लाखे भी बोलते हैं, वामन बलिराम लाखे, ये जो थे ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के प्रोप्राइटर थे, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की ये प्रथम मासिक पत्रिका थी। ये 3 वर्ष तक छपती रही, लेकिन बाद में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से यह जो है बंद हो गया था। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सरस्वती पत्रिका जो है, ठीक है, सरस्वती पत्रिका, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, इसका प्रकाशन किसने किया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन किया था और कहाँ से किया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहाँ पे जो मैंने डिटेल किया आप इसको बहुत अच्छे से याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 228 की ओर। 228 नंबर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में घटित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो उस समय छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई सारी घटनाएं हुई, उन्हीं घटनाओं को आपको व्यवस्थित करना है, इसके बाद उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो अगर इन सभी का डेट याद होगा तो आप इसको व्यवस्थित कर पाएंगे और ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो दुर्ग कचहरी में आगजनी कब हुआ था, तो दुर्ग कचहरी में आगजनी जो है 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 1942 को, ठीक है, 28 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा इन्होंने आगजनी किसने किया था, तो रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा, रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा दुर्ग कचहरी में आगजनी किया गया था 28 अगस्त 1942 को। रायपुर विद्यार्थी जुलूस जो हुआ ये कब हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था 10 अगस्त को, 10 अगस्त 1942 को। ठीक है,
क्या चीज़ हुआ था? तो रायपुर विद्यार्थी जुलूस का आयोजन किया गया था। इसके किसके द्वारा किया गया था? तो नाम भी आपको याद रखना, रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा। और उनके साथ एक और नाम याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो है ना, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो है उसके विद्यार्थी भी सम्मिलित रूप से थे और फिर रायपुर में विद्यार्थी जुलूस का आयोजन किया गया था। नागपुर हाई कोर्ट में तिरंगा झंडा किसने फहराया था और कब फहराया था? तो नागपुर हाई कोर्ट में तिरंगा झंडा फहराने वाले जो थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह इसका है, ठीक है, ये वाले प्लस को मतलब इसमें काउंट करिएगा। और फहराया कब था वो डेट भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। तो ये तीनों घटनाओं को मैंने डेट बता दिया, अब इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले 9 अगस्त को ये हुआ था, फिर 10, फिर 28, मतलब 3, 2, 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि 9 अगस्त को ये तो हमारा रायपुर विद्यार्थी जुलूस का तो प्रारंभ हुआ ही था। रायपुर में एक विशाल जुलूस का भी आयोजन किया गया था, ठीक है, विशाल जुलूस का आयोजन विद्यार्थियों के अलावा ये भी 9 अगस्त को ही हुआ था, 9 अगस्त 1942 को ही हुआ था। अब लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था याद कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत अच्छा है, एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इन ऑर्डर को भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 229 नंबर के प्रश्न में। 229 नंबर का प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में किसने धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की थी? आप सभी को बताना, ठीक है। किसने राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया था 1921 में ही असहयोग आंदोलन के समय? आप सभी को पता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन का घोषणा 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसी समय में उसी के प्रभाव में छत्तीसगढ़ में भी कई सारे राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया गया। तो धमतरी में किसने किया था वो बताना है। सेठ जसकरण डागा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाजीराव कृदंत या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल, किसके द्वारा किया गया था आप सभी को बताना, ठीक है। तो धमतरी में जो इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय पंचायत का वो बाजीराव कृदंत के द्वारा किया गया था। डेट याद रख सकते हैं, फरवरी 1921 में, फरवरी 1921 में राष्ट्रीय पंचायत का गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो धमतरी के अंदर। जो सेठ जसकरण डागा हैं, ठीक है, इन्होंने 4 मार्च 1921 में, ठीक है, 4 मार्च 1921 को राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया था, लेकिन कहाँ? रायपुर के अंदर इन्होंने किया था, ठीक है, रायपुर के अंदर किया था। तो धमतरी में बाजीराव कृदंत के द्वारा, रायपुर के अंदर सेठ जसकरण डागा के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 230 नंबर के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 230 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे बेमेतरा से गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर आप सभी लोग को देना है। बताइए किसे गिरफ्तार किया गया था बेमेतरा से? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो मैं फिर से बता दूं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। कहाँ से? तो बम्बई में। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूँ। बम्बई के अंदर एक ग्वालियर टैंक है, ठीक है, बम्बई के अंदर जो ग्वालियर टैंक है वहीं पे इसके बारे में घोषणा की गई थी कि भाई एक असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। डेट भी याद रखिएगा कि कब, किस तिथि को? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उसी के बाद से छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब 8 से 9 अगस्त को क्या हुआ था? मलकानपुर की घटना याद रखना आपको। 8 से 9 अगस्त को मलकानपुर की एक घटना हुआ था, ठीक है, मलकानपुर की घटना। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय मलकानपुर की जो घटना हुई थी उसी के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो मलकानपुर से किसे गिरफ्तार किया गया था भाई? तो पंडित रविशंकर शुक्ल को। लेकिन पूछा गया कि बेमेतरा से किसे गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो VY तामस्कर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। VY तामस्कर जी को बेमेतरा से गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जो याकूब अली हैं, ठीक है, याकूब अली, इनको रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। अमर सिंह सहगल जो है इनको बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो कई स्थानों से भारत छोड़ो आंदोलन के ग्रुप में उनको गिरफ्तार किया गया था इन सभी नाम। और ये सभी नामों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, बताइए
कि लक्ष्मण सिंह देशमुख, एक नाम शायद आपने सुना ही होगा, लक्ष्मण सिंह देशमुख, इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया था। किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था, कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रकार हमने 230 प्रश्न अभी तक कर लिया। वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करता हूं, तो हमने इस 500 प्रश्नों के सीरीज में अभी तक 230 प्रश्न हमने कर लिया है और 500 क्वेश्चन आप सभी को जल्दी ही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो 230 बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप पहले के भी जो वीडियोस हैं, ये हमारा 16वां वीडियो है, उससे पहले के भी जो 15 वीडियोस हैं उसको भी आप बहुत अच्छे से जाके देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते चलिएगा। और हाँ, और जब एग्जाम करीब आने लगेगा ना, तो जब आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अगर फालतू का रील्स देख रहे हैं, उससे अच्छा होगा कि इन सारे वीडियोस को एक बार रिवीजन करिएगा एग्जाम में जाने से पहले। बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम में जाने से पहले एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इसी सीरीज में। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो। जैसे ये 500 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा, इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप सभी को बता भी दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। तब के लिए धन्यवाद।